मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सबसे रूटीन से हटकर एक अलग विषय पर बात करने जा रहा हूं। लेकिन रूटीन से यह हटना आपके रिक्वायरमेंट से हटना नहीं है। रूटीन से हटना मैं इस मायने में कह रहा हूं कि जो सब्जेक्ट मैंने आज के लिए चुना है वो बिल्कुल करंट नहीं है, लेकिन पुराना भी नहीं है। किंतु परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर है कि जो मैंने कहा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सी परीक्षा? डेफिनेटली इसका संबंध मुख्य परीक्षा से है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और है कि जो एक राजनीति के विश्लेषण करने की जो हमारे अंदर क्षमता पैदा होती है, उससे भी इसका संबंध है। तो विषय क्या है? मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं इस विषय पर कि हमारे यहाँ अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनावों के परिणामों के आधार पर हम अपने मतदाताओं की मानसिकता का किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे, या यूं कह लीजिए कि जो चुनाव परिणाम हमारे सामने आए हैं, उन चुनाव परिणामों के आधार पर राजनेताओं को क्या संदेश हमारे मतदाताओं ने दिया है। यानी कि कुल मिलाकर मतदाताओं की दृष्टि से हम इन घटनाओं का परीक्षण करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक तथ्य स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं बहुत आंकड़ों के जाल में आपको फंसाने नहीं जा रहा हूं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से केवल तथ्यों की चर्चा करूंगा, और केवल उन्हीं तथ्यों की चर्चा करूंगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि होता यह है कि अगर मैं ढेर सारे तथ्य आपके सामने रख दूंगा, तो उसमें से पता लगा कि ऐसे कम इंपॉर्टेंट तथ्य भी आपके दिमाग में रह गए हैं जो अदरवाइज तो जरूरी नहीं थे, लेकिन एग्जामिनेशन में आप उन्हें ही लिख करके आ जाएंगे और महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाएंगे। इसलिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज इस चुनाव परिणाम से मिल रहे हैं, केवल उन्हें ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम भारतीय मतदाताओं के बारे में बात करते हैं सामान्यतया, तो हम यही कहते हैं कि नहीं नहीं, भारतीय जो मतदाता हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें तो भ्रमित किया जा सकता है, उन्हें लालच दिया जा सकता है, और भ्रष्टाचार की खबरें आती भी हैं। इतना पैसा पकड़ा गया, इतने शराब की बोतलें पकड़ी गई, ये चीजें फ्री में बांटी गई मतदाताओं को लुभाने के लिए। और सरकार अलग तरीके से लुभाने की कोशिश करती है कि हम ये फ्री में देंगे, हम ये फ्री में देंगे। तो इससे ऐसा लगता है जैसे कि राजनीति केवल इन्हीं सब चीजों पर आधारित रह गई है। यानी कि हमारे जो मतदाता हैं उनकी अपनी सोच का कोई स्थान नहीं है। हम उनकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं कि जब हमारे शुरू में चुनाव हुए थे आजादी के बाद, उस समय ये बात सच भी थी। लोगों को जाति के आधार पर भ्रमित किया जा सकता था, धर्म के आधार पर भ्रमित किया जा सकता था, क्षेत्र के आधार पर भ्रमित किया जा सकता था। और उस समय तो खासकर जो सामंत वर्ग था, राजा महाराजाओं का जो वर्ग था, अब देखिए कि वो राजनीति में आया, और राजनीति में आने के बाद पब्लिक के मन में उनके प्रति निष्ठा थी कि पब्लिक ने उन्हें जिताकर संसद में भेजा भी। लेकिन हम उसके बाद से एक लंबी यात्रा तय कर चुके हैं लोकतंत्र की। और अब के जो चुनाव परिणाम है वे इस बात को दिखाते हैं कि वास्तव में जो भारतीय मतदाता है उसकी लोकतांत्रिक समझ पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। वो बहुत मैच्योर है, और मैच्योरिटी का इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है? आप देखिए कि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आते हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। पिछले 2-3 बार से आप देखिए उनके विपरीत ही परिणाम आ रहे हैं। और ये जो एग्जिट पोल लिए जाते हैं, किस आधार पर लिए जाते हैं? लोग वोट दे करके निकलते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, आसपास के वातावरण का और दूसरा जायजा लिया जाता है, और उसके आधार पर फिर एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। इसका मतलब है कि वोट देने के बाद भी मतदाता के दिमाग को सही सही पकड़ पाना संभव नहीं रह गया है। ये उसकी मैच्योरिटी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मतदान है वो तो गोपनीय विषय है, और मतदाता की निजता भी है। अब आप देखिए कि हमारे मतदाता यहीं से दिखा रहे हैं कि नाउ वी आर फुली मैच्योर्ड, आप हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको चुनाव परिणाम के आधार पर नहीं लग रहा है? आपको मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूं। याद कीजिए कि मई में चुनाव हुए हैं, अप्रैल से शुरू हो गए थे, मई तक बहुत लंबे चुनाव चले हैं। उससे ठीक पहले पूरा देश राममय कर दिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस पूरे के पूरे दौर में पूरा देश राम के रंग में रंग गया था। उसमें कोई गलत नहीं है, राम हमारे आराध्य हैं। लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य था, और राजनीतिक उद्देश्य यह था कि इसके माध्यम से मतदाताओं को लुभा कर या उनके मन में राम के प्रति आस्था पैदा करके
हिंदुत्व की भावना को उत्तेजित करके, जो भी कह लीजिए, मत प्राप्त करना। इसके क्या परिणाम हमारे सामने आए हैं आप देखिए कि सीधे सीधे मतदाताओं ने इसे रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करते हुए साफ ये संदेश दिया कि राजनीति अपनी जगह है और भगवान श्री राम, या यूं कह लीजिए कि धर्म अपनी जगह है। उसी भारतीय जनता पार्टी को, जिसे पिछली बार 300 से भी अधिक सीटें मिली थी, 250 से कम में आकर के सिमट गई। अदरवाइज लग रहा था कि 400 पार कर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने नारा भी दिया था अब की बार 400 पार, वो तो 250 भी क्रॉस नहीं कर पाई। क्यों हुआ ये? इसका मतलब है कि धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग अलग हैं। आप जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते। इससे भी बड़ी बात, उनकी सीटें जो कम हुई हैं, बहुत ज्यादा जो कम हुई हैं, वो उस उत्तर प्रदेश में कम हुई है जहां अयोध्या है। और इससे भी बड़ी बात, अयोध्या में ही वो अपनी सीट नहीं बचा सके। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लोगों की मेच्योरिटी जो है, उस मेच्योरिटी को दिखा रही है। दूसरी बात, मतदाताओं ने साफ साफ कह दिया है कि जो बहुमत है ना, वो किसी की बपौती नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। उसे स्थिर मानकर नहीं चलना चाहिए कि जो ये बहुमत है ये स्थायी ही होगा। 2 बार से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा था। इस बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। आपको मालूम है कि गठबंधन की सरकार है। बिहार और आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दल इनका सपोर्ट कर रहे हैं, तभी सरकार बन पाई है। अपने दम पर सरकार नहीं बनाई है। उससे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, सरकार बननी भी ऐसी चाहिए। गठबंधन सरकार पर हो सका तो हम लोग बाद में बात करेंगे। इसका मतलब है कि उसने साफ साफ कह दिया है कि जो बहुमत है वो स्थायी नहीं होता। और ऐसा केवल उसने संसद के चुनाव में ही नहीं किया है, बल्कि आपको मालूम है कि इसी दौर में कुछ राज्यों के विधानसभाओं के भी चुनाव हो रहे थे। उनमें से उड़ीसा विधानसभा के चुनाव के परिणाम क्या हैं? बीजू जनता दल पिछले 24 सालों से सत्ता में थी। नवीन पटनायक बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, काफी उन्होंने विकास भी किया। उनकी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई और वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मतलब साफ तौर पर कह दिया है कि नहीं, बहुमत को आप स्थायी मानकर न चलें। और दोस्तों, यही सही मायने में लोकतंत्र भी है। अब देखिए कि जब ब्रिटेन वगैरह में चुनाव होते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक राजनीतिक दल लंबे समय तक सत्ता में रहे। जैसे कि हमारे यहां हुआ आजादी के बाद, आप देखिए कि कांग्रेस कितने लंबे समय तक सत्ता में रही, और भारतीय जनता पार्टी भी 2 चुनाव तक, यानी कि 10 साल तक लगातार सत्ता में रही, और इसके बाद अभी भी सत्ता में है और सबसे बड़ी पार्टी तो वो है। लेकिन इस बार अच्छी बात हुई कि वो पूरी तरह से बहुमत में नहीं है। गठबंधन सरकार बनाने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा है। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक तथ्य ये भी है कि मतदाताओं ने अब ये स्वीकार कर लिया है कि नहीं, स्पष्ट बहुमत से ज्यादा बेहतर है गठबंधन की सरकार का होना। क्योंकि जो गठबंधन की सरकार है वह सही मायने में राष्ट्रीय इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, और जो बहुमत की सरकार है वो दूसरे ऐसे राज्यों को एक तरीके से निरस्त करती है या उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करती है जहां उसकी अपनी पार्टी की सरकार नहीं होती। डबल इंजन की सरकार का जो नारा है वो इसी तरह से है कि अगर आपको राज्य में विकास चाहिए तो आप विधानसभा में उसी पार्टी को सत्ता में लेकर के आए जो केंद्र में, तभी तो डबल इंजन होगा। तो इसे भी उन्होंने साफ साफ अस्वीकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं लगता है कि हमारे लोगों ने लोकतंत्र को सही रूप में परिभाषित किया है? और इस रूप में परिभाषित किया है कि नहीं, लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष होना जरूरी है। पिछले 10 सालों से विपक्ष का कोई नेता लोकसभा में नहीं था, क्योंकि 10% जो कम से कम न्यूनतम सीटें होनी चाहिए किसी के पास नहीं थी। इस बार उसने कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी, 100 से थोड़ी सी कम है, और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बन गए। और यहां तक कि विपक्ष का जो गठबंधन था उसे भी उन्होंने अच्छी खासी सीटें दे दी हैं, यानी कि विपक्ष स्ट्रांग हो गया है। और जब तक विपक्ष की आवाज नहीं होगी तब तक मतदाताओं ने यह बता दिया है कि लोकतंत्र भी नहीं होगा। दोस्तों, ये उनकी समझ का बहुत पुख्ता प्रमाण है। और देखिए, इससे भी महत्वपूर्ण बात, भारत जैसे देश में जहां लोग गरीब हैं, शिक्षा भी उतनी ज्यादा नहीं है, वहां उन्होंने क्या किया? सरकार को साफ साफ कह दिया है कि नहीं, हमें आपकी फ्री की चीजें नहीं चाहिए, हमें आपका मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, मुफ्त का हमें सिलेंडर नहीं चाहिए, मुफ्त के आप हमारे खातों में पैसे मत भेजिए। हम जो त्रस्त हैं वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं। हमारे लोगों को काम दीजिए, चाहे वो किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो। आप जानते हैं कि उनके हाल कितने बुरे हैं, बेरोजगारी की क्या स्थिति है। और इस देश में
इन मुद्दों पर ज्यादा बातें नहीं होती हैं। तो सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप हमें भ्रम में नहीं रख सकते, हमें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, नीतियां बनाइए, जो समस्याएं हैं उनका स्थायी रूप से समाधान कीजिए। दोस्तों, मैं समझता हूं कि भारतीय मतदाताओं ने इस बार के चुनाव परिणामों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों को यह संदेश दे दिया है, और यदि हमारे राजनीतिक दल इन संदेशों को अमल में ला पाए तो डेफिनेटली मान करके चलिए कि हमारा भविष्य का जो लोकतंत्र होगा वो और भी ज्यादा प्रौढ़ होगा, मेच्योर होगा, संतुलित होगा। तो दोस्तों, आज इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।